क्वेश्चन नंबर 5, उपभोग की इकाई 1 व 2 है, यानी कि सिर्फ हम 2 यूनिट की कंजप्शन कर रहे हैं। कुल उपयोगिता 10 एवं 18 है। सीमांत उपयोगिता हमें बतानी है। हम जानते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता हमेशा टोटल यूटिलिटी से माइनस करके निकालते हैं। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो 10 और 18 है। हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। पहले की इकाई के लिए हमारे पास है नहीं, तो दूसरे की हम निकालेंगे 18 माइनस 10 यानी कि 8। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जितने भी टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो उनमें से सरकार ने जितनी सब्सिडी दी है उनको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकलता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो देख लेते हैं। पहला, प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। इसमें प्रत्यक्ष कर है जबकि हम अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर गलत होगा। अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये भी गलत है क्योंकि जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो माइनस करके निकलता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। तो जो आंसर है वो है सी, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए एमआर वक्र एआर वक्र के नीचे होता है। बी, कीमत इक्वल है औसत आय यानी कि एआर इक्वल है सीमांत आय यानी कि एमआर। सी, एआर स्थिर रहता है। डी, बी और सी दोनों। तो उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो एआर वक्र है वो ओ एक्स के पैरेलल होता है। एआर हमेशा कांस्टेंट है और एआर एमआर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा बी, कीमत और औसत आय बराबर है। साथ में जो एआर है वो स्थिर भी है, इसलिए जो आंसर है वो है डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण है। समीकरण चुनना है कि जो कि सही होगा। जो फर्स्ट है एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दे रखा है जो कि गलत है। जो एपीसी होती है वो होती है सी अपॉन वाई। ऐसे ही जो एमपीसी है वो गिवन है 1 माइनस एपीसी, ये भी गलत है। जो एमपीसी है वो एमपीएस के इनवर्स होती है यानी कि 1 अपॉन एमपीएस के। तो जो एमपीएस है वो डेल्टा को शो करता है जबकि जो एपीसी है वो प्रोपोर्शन को चेंज करता है कि कितनी इनकम के बढ़ने या घटने से हम कंजप्शन करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के इक्वल है 1 अपॉन एमपीसी, हम जानते हैं गुणक का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। तो जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी फर्म का बाजार वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब फर्म कीमत अधिकार्य है, फर्म एकाधिकारी है। सी, फर्म बिना सीमा के कोई भी कीमत निश्चित कर सकती है। डी, सीमांत आय औसत के बराबर है। तो हम जानते हैं जब फर्म का मांग वक्र बाजार मांग से मेल खाता है तो वो फर्म एकाधिकार होती है, क्योंकि केवल एकाधिकार बाजार ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें फर्म उद्योग भी है और अपना डिसीजन स्वयं लेती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है और जो उद्योग है वो कीमत निर्धारक होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के उद्देश्य है? ए, आय और धन का पुनर्वितरण। बी, आर्थिक स्थिरता। सी, ए और बी दोनों। डी, सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना। जो सरकारी बजट है सरकार बनाती है, उसका उद्देश्य होता है आय और धन का पुनर्वितरण करना, साथ में अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। तो जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। डी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके उद्यम निजी क्षेत्र में परिवर्तित हो। ये प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के अंतर्गत आता है जब हम सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। जो समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स
किसके बारे में अध्ययन करता है? हम सभी जानते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ना कि एक उद्योग का और एक फर्म का। तो जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में सम्मिलित नहीं की जाती, मतलब वे कौन सी मदें हैं जो व्यापार संतुलन में शामिल नहीं की जाती? फर्स्ट, सेवाओं का आयात निर्यात। सेकंड, देशों के मध्य बाजार व लाभांश का भुगतान। सी, सैलानियों द्वारा किया गया खर्च। डी, उपयुक्त सभी। हम जानते हैं जो व्यापार संतुलन है वो केवल वस्तुओं के लेन देन को दिखाता है, जबकि जब हम बात करते हैं सेवाओं की तो वो भुगतान से इसमें शामिल होता है। साथ में जब हम पूंजी की बात करते हैं वो भी भुगतान से इसका पार्ट है, ना कि व्यापार संतुलन का। सैलानियों द्वारा जो खर्च है वो भी हम व्यापार से इसमें सम्मिलित न करके भुगतान से इसमें शामिल करते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। तो राष्ट्रों के धन की प्रकृति, राष्ट्रों के धन एवं प्रकृति की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हम जानते हैं कि जो ये पुस्तक है वो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी, जो कि अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट, जब कीमत के घटने पर पूर्ति कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? कीमत घट रही है और पूर्ति में कमी आ रही है तो ये पूर्ति का संकुचन कहलाता है। संकुचन का मतलब है सिकुड़ जाना, यानी कि कम हो जाना, तो ये पूर्ति का संकुचन कहलाएगा। 15, पेप्सी और कोका कोला किस तरह की वस्तुएं हैं? वस्तु के कौन सी वस्तु के उदाहरण है? तो जो पेप्सी और कोका कोला है वो सब्स्टिट्यूट गुड है, प्रतिस्थापित गुड्स हैं। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास या शुद्ध निर्यात। तो हमें सकल से जब हम शुद्ध में आते हैं तो उसमें से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। इसी तरह जब हमें सकल निकालना है तो शुद्ध में हम मूल्यह्रास को प्लस करते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा मूल्यह्रास, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जब डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बनता है। 17, जब औसत लागत ऐसी घट रही है तो जो सीमांत लागत वक्र है वो उस लागत वक्र के कैसे होता है, नीचे है या ऊपर है? जो एवरेज कर्व है वो हमारा ऊपर से नीचे यानी कि यू आकार का होता है। जो एमसी वक्र है वो भी यू आकार का होता है, लेकिन इसके मिनिमम पॉइंट को टच करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो जब एसी घट रही है यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक घट रही है तो जो एमसी वक्र है वो एसी वक्र से नीचे होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा बिलो, यानी कि नीचे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? जो प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि प्रतियोगी। पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के मदद करते हैं। 19, वह कीमत जहाँ पर मांग और पूर्ति डैश होती है संतुलित कीमत कहलाती है। तो जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान होती है, इक्वल होती है, उसे हम संतुलित कीमत कहते हैं। द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल कोल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एपीसी 80% है तो एपीएस क्या होगा? हम जानते हैं जो एपीसी प्लस एपीएस होता है वो इक्वल 1 के होता है। तो जब एपीसी 80% है तो जो एपीएस है वो 20% होगा। नेक्स्ट, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। रोजगार, आय व रोजगार का सिद्धांत का जो अध्ययन है वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। तो आय व रोजगार के सिद्धांत को हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। इसी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो आय व रोजगार के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं वो कार्य शामिल होते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनमें विनिमय के माध्यम का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मुद्रा का जन्म हुआ है। तो इसलिए जो विनिमय का माध्यम है वो प्राथमिक कार्य में शामिल होते हैं। नंबर 23, डैश अक्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो जो सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 24,
राजस्व घाटे को सरकार डैश आय में सम्मिलित की करती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चेक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 25, साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है? तो जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, साख गुणक है, वो होता है डिमांड डिपॉजिट डिवाइड में कैश डिपॉजिट। 26, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर, अभी करवाया था आपको, जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है, यानी कि उन्नतोत्तर होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 27, कुल खर्च ग्रेटर देन कुल प्राप्ति, तो इसे हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट या अधिक का बजट। तो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो ये घाटे का बजट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान है तो AR वक्र की आकृति डैश के समानांतर होगी। तो जो AR वक्र है हमें पता है कि वो OX के पैरेलल होता है और AR कांस्टेंट है, इस वजह से जो AR है वो MR के इक्वल होता है। निम्नलिखित कथन सही या गलत बताइए। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई थी। ये बिल्कुल सही है। जब MR ऋणात्मक है तो जो TR है वो घटती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब 31, प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है क्योंकि जब एक वस्तु की कीमत में कोई भी चेंज होता है तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम आय व रोजगार का सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है वह आय व रोजगार का सिद्धांत है। 33, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। तो जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है वह व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होता है। आगे, मुद्रा में केवल करेंसी नोट सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि गलत है। मुद्रा में केवल नोट शामिल नहीं किए जाते बल्कि सिक्के भी शामिल किए जाते हैं। 35, उत्पादन का मूल्य इक्वल है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। आउटपुट इक्वल है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। 36, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से है, गलत है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह पूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। व्यक्तिगत इकाइयों की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। 37, खुली अर्थव्यवस्था में AD यानी कि समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड है वो C + I + G + X - M होती है, ये सही है। C का मतलब कंजप्शन है, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X - M का मतलब है शुद्ध निर्यात। तो जो खुली अर्थव्यवस्था में हम शुद्ध निर्यात को शामिल करते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और उसके तुष्टिकरण में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाला तुष्टि गुण यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग और उसके तुष्टि गुण में सीधा संबंध न होकर नेगेटिव संबंध होता है, तो ये आंसर है, ये गलत है। 39, सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। 40, आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल गलत है। जो आयकर है वो अप्रत्यक्ष कर न होकर प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो व्यक्तियों की आय पर लगाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने किया प्रैक्टिस सेट, जो कि एक नंबर के MCQ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में आने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।